हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, जो दोपहर में 1 बजे वीडियो आती है उसमें हम हिस्ट्री की टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं। तो आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे वो है सामाजिक व सांस्कृतिक जागरण। जैसे ही आप मध्यकालीन भारत को समाप्त करके जब आप आधुनिक भारत में प्रवेश करते हैं तो सबसे जरूरी बात आती है कि सामाजिक और जागरण जो सांस्कृतिक जागरण है, लोगों के लिए जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण है, इस विषय पर बहुत सी चर्चाएं होती हैं। इसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, देव समाज, वेद समाज, यंग बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, ऐसी बहुत से जागरण सामने आते हैं। तो आज हम इन सब जागरणों के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और इनमें से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि यहां से 1 से 2 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, यहां से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं पूरी वीडियो पे चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने प्राचीन भारत पूरा पढ़ लिया था, उसके पश्चात मध्यकालीन भारत में हम प्रवेश कर रहे थे। मध्यकालीन भारत पूरा पढ़ लिया था, उसके बाद में हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आधुनिक भारत। देखिएगा, आधुनिक भारत में मुगल साम्राज्य के पतन की वीडियो हमने पढ़ ली है। इसके बाद हम जो आज पढ़ेंगे वो है भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। इसके पश्चात भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे, बाकी सारी वीडियोस पढ़ेंगे। ये पूजा पब्लिकेशन की आईएएस पीसीएस स्पेशलिस्ट बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, 1 लाइनर फॉर्म में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए मैंने आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। अब आपको करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, हिस्ट्री, हिंदी, साइकोलॉजी, संस्कृत, इन सब की वीडियो ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बल्कि आसानी से आप इन सब वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। बात कर लेते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है, इसके संस्थापक का नाम पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो वस्तुतः इसकी स्थापना करी थी, और इसके साथ साथ जो प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे, उनके नए विचारों के कारण ही जो 19वीं शताब्दी थी, इसमें भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ था। अगर हम ये कहें कि भारत देश में जो पुनर्जागरण का जन्म हुआ था वो किसके कारण हुआ था, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो राजा राम मोहन राय ने निभाई थी। उन्हें भारत का, भारतीय जागृति का जनक भी कहा जाता है, या ऐसा कहे कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो था वो भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। बात करते हैं कि बंगाल में उनका जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय जो थे वो पहले महान आधुनिक समाज सुधारक थे, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। तो ये सारे नामों से राजा राम मोहन राय को संबोधित किया जाता है। 22 मई 1777 को बंगाल में हुगली जिले के राधानगर में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। उन्हें राय राजा की उपाधि मिली थी। राय और राजा जो है ये उनकी उपाधि थी। पूरा नाम तो उनका राम मोहन था, लेकिन राजा की उन्हें उपाधि प्राप्त थी और राय की भी उन्हें केवल उपाधि मिली थी, इसलिए उनका पूरा नाम हो गया था राजा राम मोहन राय। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में राजा राम मोहन राय का अपना ही एक महत्व है। बात करते हैं कि वे हिंदू समाज की कुरीतियों, बुराइयों, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन, जातिवाद, ये सारे जो कुरीतियां थी जो कि हिंदू समाज में फैली हुई थी, इन सब कुरीतियों के विरोधी थे। उन्होंने विधवा का भी पुनर्विवाह का समर्थन किया कि जो सती होती है, सती प्रथा का उन्होंने खंडन किया और ये कहा कि जो विधवा हो गई है उनका दूसरा विवाह किया जाना चाहिए। वो दूसरा विवाह करने के समर्थक थे। उसके बाद बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय जो थे 1809 में फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन यानी कि एकश्वरवादियों को उपहार नामक की उन्होंने पुस्तक लिखी थी। वो कहते थे कि एक ईश्वर होना जो है, दुनिया में एक ईश्वर है, एक ईश्वरवादी वो थे। उसके बाद राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने 1814 में पहली संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। इसके बाद 1816 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी और 20 अगस्त 1828 को, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना करी थी। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो किसने करी थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी
वो करी थी राजा राम मोहन राय ने। कब? 20 अगस्त 1828 में। बात करते हैं इसके आगे। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर का सहयोग भी लिया था। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। केवल उन्हें समाज सुधारक ही नहीं बल्कि देश में पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना गया। उन्होंने समाचार पत्रों में स्वतंत्रता का समर्थन किया था कि जितने भी समाचार पत्र लिखे जाते हैं ये किसी के दबाव में आकर के ना लिखे बल्कि स्वतंत्र विचारों को समर्थन कर रहे थे वो। इसके द्वारा क्या हुआ था कि 1921 में संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में लिखी गई थी, उसके बाद मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में प्रकाशित उन्होंने करवाया था। उसके पश्चात मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, ऐसा मैं जब अकबर द्वितीय के बारे में पढ़ा रहा था, जब मुगल साम्राज्य के पतन के वीडियो हम पढ़ रहे थे तो उसमें आया था अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो ये बात मैंने बता चुका हूं। और उन्होंने राजा राम मोहन राय ने अपनी पेंशन बनवाने के कार्य से ही राजा राम मोहन राय को कहां भेजा था? इंग्लैंड भेजा था। विलियम चतुर्थ के दरबार में उन्होंने भेजा था। तो ये बातें तो मैं पहले भी कर चुका हूं। उसके बाद बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, इन आंदोलनों के बारे में थोड़ी और बातें कि राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड में सम्राट के मुगल बादशाह को मिलने के वाली जो पेंशन थी उसकी संख्या यानी कि पेंशन बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए भेजा गया था। और यहीं पर ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में, ब्रिस्टल जो क्षेत्र है वो इंग्लैंड में है, यहां पर उन्होंने 27 सितंबर 1833 को ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को क्या कहा? युगदूत। जो सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहकर के संबोधित किया है। बात करते हैं इसके आगे कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने सभा में गतिविधियों का संचालन किया था। उनकी मृत्यु के पश्चात जो जितनी भी गतिविधियां थी वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी जो सभा थी, तत्वबोधिनी सभा की भी उन्होंने स्थापना करी थी। उसके पश्चात 1857 में देवेंद्रनाथ ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता जो थी वो प्रदान की थी। तो ये जानकारियां थी जो कि इस स्लाइड से हमने पढ़ी है। बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे आता है कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को पूरे भारत में फैलाया था कि जो ब्रह्म समाज था जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी, इसकी जो लोकप्रियता को पूरे देश में जो फैलाने का काम किया था वो किसने किया था? वो किया था केशव चंद्र सेन ने। कालांतर में यानी कि पुराने समय में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने के समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया और केशव चंद्र सेन के समाज को भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था। राजा राम मोहन राय की जो जीवनी है वो का लेखन कार्य जो था वो मेरी कॉरपेंटर था। ठीक है, तो मेरी कॉरपेंटर ने राजा राम मोहन राय की जीवनी लिखी थी। 1820 में इन्होंने बाइबिल के आधार पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसकी स्थापना करी थी, जिसके कारण इनके मित्रों ने इन्हें ईसाई बनाने का भी प्रयास किया था। तो इनके मित्र जो थे वो इन्हें ईसाई बनाना चाहते थे, इस पर भी उन्होंने कार्य किया था। उसके बाद ब्रह्म समाज के साथ साथ एक और आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही मुंबई महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। जी.आर. भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, एन.जी. चंद्रावरकर आदि इसके प्रमुख सदस्य थे। जो प्रार्थना समाज थी इसके प्रमुख सदस्यों के बारे में मैंने यहां पर बताया है। इस संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जाति पाति का विरोध, पुरुषों और स्त्रियों के विवाह के लिए आयु का बढ़ाना, क्योंकि प्राचीन समय में शादियां जो थी, विवाह जो कार्य होता था वो बहुत कम उम्र में ही कर दिया जाता था। तो लेकिन उसके विवाह की आयु को बढ़ाने के लिए पुरुष और महिला, स्त्री और पुरुष दोनों की आयु को बढ़ाने के लिए का कार्य भी जो था वो प्रार्थना समाज द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद बात करते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में
सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया है और प्रचंड मेधा शक्ति के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता को समाप्त करने के उद्देश्य से जो महादेव गोविंद रानाडे हैं, इन्होंने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी। इसके साथ साथ 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन और 1890 में इन्होंने पश्चिमी भारत के औद्योगिक संघ की शुरुआत करी थी। प्रत्येक रविवार को प्रार्थना समाज की बैठक होती, जो हर एक रविवार आता था। इस रविवार को प्रार्थना समाज की नई बैठक या आगामी बैठक आयोजित करी जाती थी। उसके बाद आती है आर्य समाज। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम है वो पूरा मूल नाम था इनका मूल शंकर। इनका जन्म 1824 में काठियावाड़ की मोरबी, जो कि गुजरात में है, यहां पर एक ब्राह्मण समाज में इनका जन्म होता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। इन्होंने 1875 में बंबई में ही आर्य समाज की स्थापना करी थी। बंबई जो कि आधुनिक नाम मुंबई है, तो यहीं पर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कुछ साल के पश्चात आर्य समाज का जो मुख्यालय था वो लाहौर में स्थापित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान उस समय एक ही देश होते थे और उन्होंने जो मुंबई से इनका जो आर्य समाज का मुख्यालय था वो लाहौर में स्थापित कर दिया था। उसके बाद दंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम था वो बदल करके स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। तो अगर पूछा जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर से नाम परिवर्तन किसने किया था, तो दंडी स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम बदल के स्वामी दयानंद सरस्वती रख दिया था। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास का नारा देते हुए भारत का आधार स्तंभ भी इन्हें कहा गया है। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी मत मतांतरों को उन्होंने पाखंड और झूठे धर्म की संज्ञा दी है। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का भी समर्थन किया। देखिएगा, सारे जो ये देश में उस समय आडंबर थे, कुरीतियां थी, बुराइयां थी, इन सबको खत्म करने का ही कार्य जो था ये जागरण, ये सांस्कृतिक जागरण या समाज सुधारक आंदोलनों में होता रहा है। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन जो था वो भी आर्य समाज ने ही चलाया था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः हिंदू धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए। देखिएगा, शुद्धि आंदोलन के कारण क्या होता था कि जब मुगल भारत में आए थे तो मुगलों ने भारतीयों को का धर्म परिवर्तन करवाया था, जोर जबरदस्ती करके या उन्हें कोई लालच देख करके, लोभ देख करके, बलपूर्वक उन्होंने लोगों का, हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। लेकिन शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया और शुद्धि आंदोलन में क्या हुआ कि जो किसी दूसरे धर्म को अपना चुके थे हिंदू धर्म के लोग, इन्होंने कहा कि आप वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाइएगा। इसलिए उन्होंने वापसी के द्वार खोल दिए थे। उसके पश्चात बात करते हैं कि आर्य समाज ने ही गो रक्षा आंदोलन भी चलाया था। आर्य समाज जो है इसने गो रक्षा आंदोलन भी चलाया था। गायों की रक्षा के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना भी करी थी। किसने ये करी थी? आर्य समाज ने। क्यों? क्योंकि जो गाय है वो हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाती है, इसीलिए इन्होंने धर्म की रक्षा करने का कार्य किया था। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों जैसे कि हंसराज, लाला लाजपत राय ने 1886 में लाहौर में सबसे पहले दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करी थी। ये चाहते थे कि जो इंग्लिश भाषा है, जो पाश्चात्य सभ्यता है, उसको हम सीखें, शिक्षा को प्राप्त करें। और दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले भी पहले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत देश जो है वो भारतवासियों के लिए है। यह बात कही थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। उसके बाद 1902 में हरिद्वार, जो कि कांगड़ी,
में इन्होंने गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में किसने रखी थी, कब हुई थी? तो 1902 में इसकी नींव रखी गई थी। बात करते हैं कि दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना लोगों को सिखाया था। लोगों से कहते थे कि आप विदेशी वस्तुओं को छोड़ करके स्वदेशी अपनाइए, विदेशी केवल आपने शिक्षा प्राप्त करनी है, उसके अलावा विदेशी कोई भी चीज आपने सीखने का प्रयास नहीं करना है, ना उनकी चीजों को आपने इस्तेमाल करना है, सिर्फ आप विदेशी जो शिक्षा है उसको अपनाइएगा। बात करते हैं कि वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडियन अर्नेस्ट, उसमें कहा है कि आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा है। जो आर्य समाज था, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था, इसको कहा है कि भारतीय अशांति का जन्मदाता। और उसके बाद 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनकी अजमेर में मृत्यु हो गई थी और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर पूछा जाए कि भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन था, तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बात आप लोगों ने समझनी है। उसके बाद आती है देव समाज। देव समाज 1887 में, देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 में। कहां पर हुई थी? तो एक उत्तर प्रदेश के निवासी थे, उनका नाम था शिव नारायण अग्निहोत्री, इनके द्वारा लाहौर में की गई थी। लाहौर उस समय मैं बता चुका हूं कि पाकिस्तान और भारत एक होते थे, तो लाहौर में इसकी स्थापना करी गई थी। और शिव नारायण जो थे वो शंकराचार्य के वेदांत दर्शन के समर्थक थे। देव समाज में गुरु के महत्व को स्थान देख करके ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को ही अपना लिया था और तर्कवाद के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। इसके अनुयायी को सत्यदेव मानते थे। इसके अनुयायी जो थे वो उन्हें क्या मानते थे? सत्यदेव मानते थे, क्योंकि तर्कवाद के सिद्धांत को उन्होंने अपना जो था अस्वीकार कर दिया था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? सत्यदेव कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं वेद समाज। वेद समाज 1864 में स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाजी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक का अगर नाम पूछा जाता है तो इस वेद समाज के संस्थापक थे श्रीधरलू नायडू। वेद समाज ने ब्रह्म समाज के सभी सिद्धांतों को अपनाया। मुख्य रूप से आप लोग ये देखिएगा कि जो ये धर्म समाज सुधारक आंदोलन थे, इन सभी के सिद्धांत लगभग एक ही होते थे कि देश की जो कुरीतियां फैली थी उन सबको छोड़ना ही इनका मुख्य सिद्धांत होता था। वेद समाज ने तत्वबोधिनी पत्रिका का पुनः संपादन शुरू करवाया और केशव चंद्र सेन की प्रख्यात पत्रिका इंडियन मिरर का दोबारा से प्रकाशन जो था वो शुरू कर दिया था। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। उसके पश्चात क्या हुआ कि यंग बंग आंदोलन शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा चलाया गया। तो अगर पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था हेनरी विलियम डेरेजियो के द्वारा चलाया गया। 1828 में डेरेजियो ने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य किया और सत्य का अनुसरण करने वालों में डेरेजियो की जो तुलना है वो सुकरात से करी गई है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। उसके बाद अगला जानकारी प्राप्त करते हैं कि डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा गया। डेरेजियो जो थे उन्हें जो आधुनिक भारत है इसका प्रथम राष्ट्र कवि कहा गया है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले था प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता ये था कि प्रेस जो है, जो आपकी मीडिया है, वो स्वतंत्र रहे, वो किसी के अधीन ना रहे। जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, कि जमींदार जो थे वो अत्यधिक अत्याचार करते थे, उनके अत्याचार से ही सुरक्षा करना भी इनका मुख्य उद्देश्य था। सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इन्होंने डेरेजियो को बंगाल का आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है और यह भी कहा है कि ये हमारी जाति के पिता है। तो ये सारी संज्ञा जो है वो डेरेजियो को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दी है।
उसके पश्चात बात करते हैं राधा स्वामी सत्संग। 1867 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो थी वो शिव दयाल सिंह सेठ स्वामी जी महाराज ने 1867 में आगरा में करी थी। शिव दयाल सिंह सेठ का जन्म आगरा के पन्नी गली मोहल्ले में खत्री परिवार में 1818 में हुआ था। मध्यकालीन संतों की परंपरा का अनुसरण करते हुए उन्होंने जीवात्मा द्वारा परमात्मा यानी कि स्वामी को प्राप्त करने की उपेक्षा की। इस मत में धर्मशास्त्र, पूजी मूर्ति पूजा, मंत्र तंत्र का कोई स्थान उन्होंने नहीं दिया है। उसके बाद बात करते हैं कि स्वामी जी महाराज जो हैं इनकी जीवन लीला 1878 में समाप्त हुई थी और आगरा शहर से 3 मील दूर स्वामी बाग जो कि दयाल बाग, उनमें उनकी समाधि जो है वो बनाई गई है। तो ये बात मैंने आपको यहां से बताई है। स्वामी बाग को ही दयाल बाग भी कहते हैं। उसके बाद आता है थियोसोफिकल सोसाइटी जो कि 1875 में स्थापना की गई थी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी 1875 में इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? एक रूस की महिला मदाम HP ब्लातवस्की, इसके द्वारा इसकी जो स्थापना थी वो करी गई थी। और इंग्लैंड के भूतपूर्व सैनिक अधिकारी जिसका नाम था HS ओलकाट ने अमेरिका में इसकी स्थापना करी थी। भारत में सोसाइटी की स्थापना जो थी वो 1886 में मद्रास के निकट अडियार में करी गई थी। 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट जिसका नाम था जो कि आयरलैंड की महिला थी जिनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट, इन्होंने भारत आकर के थियोसोफिकल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये आयरलैंड की महिला थी जो कि 1893 में भारत आई और यहां आकर के इस आंदोलन को, थियोसोफिकल आंदोलन को इन्होंने दोबारा से जन्म दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने संभाला है। बात करते हैं कि ओलकाट की मृत्यु के पश्चात 1907 में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी थी। थियोफिस्टों का कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, निर्वाण में विश्वास था। एनी बेसेंट ने भारतीयों में आत्मसम्मान और अपने गौरवमय अतीत पर गर्व की भावना भी जागृत करी थी। एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। तो यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि 1898 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह करी थी एनी बेसेंट के द्वारा, जिसे 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय का नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं रामकृष्ण मिशन। 1897 में स्वामी विवेकानंद का जो जन्म था वो कलकत्ता के हुगली गांव में 1863 में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस और इनकी पत्नी का नाम था शारदामणि। इनका असली नाम था गदाधर। और स्वामी विवेकानंद ने एक नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में ये उभरे थे। उसके बाद बात करते हैं हम कि 1881 में स्वामी विवेकानंद दक्षिण भारत गए और वहां रामकृष्ण से मिले थे और उनके अनुयायी हो गए थे। स्वामी विवेकानंद ने 1887 में सबसे पहले 12 नगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना भी इन्होंने करी थी। उसके बाद बात करते हैं 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो 1893 में जो अमेरिका के शिकागो शहर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहां पर स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया था। और इस सम्मेलन में जाने से पहले वे खेतड़ी के महाराज के सुझाव पर इनका नाम भी, अपना नाम परिवर्तित करके क्या लिख दिया था? स्वामी विवेकानंद। 11 सितंबर 1893 में शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती है, उसी प्रकार से मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। 1897 में वेलूर में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूं, इसमें भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेल जोल करने का आह्वान भी किया है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी के बारे में कहा कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं।
स्वामी जी ने हिंदू आध्यात्मवाद का सहारा लेकर हिंदू धर्म, समाज और राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया था। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु अल्पायु में ही 1902 में हो गई थी। इसके साथ साथ ये एक महान व्यक्ति थे जो दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो आज की वीडियो में हमने यही पढ़ा कि समाज सुधार और सांस्कृतिक सुधार। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। तो ये वीडियो थी जो कि पूजा पब्लिकेशन की IAS PCS स्पेशलिस्ट बुक से मैं आपको पढ़ाता हूं। आपको कोई जानकारी चाहिए इस बुक के बारे में तो आप कॉल कर लीजिएगा, ये नंबर लिखे हैं पब्लिकेशन के। PDF सैंपल आदि आपको फोन पर भेज दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, ज्ञानकोश फेसबुक पेज से भी जुड़े। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।